भोजपुरी गानों में जाति सूचक बोल के इस्तेमाल पर न्यूज 18 की खबर का एक बड़ा असर हुआ है। न्यूज 18 पर खबर चलने के बाद कला संस्कृति मंत्री आलोक रंजन झा का एक बड़ा बयान सामने आ गया है। उन्होंने कहा है कि भोजपुरी में जाति सूचक गाने बंद होंगे क्योंकि ये गाने सही नहीं हैं और इनका समाज पर विपरीत असर पड़ता है। उन्होंने ये भी कहा कि अब तक इस संबंध में कोई शिकायत नहीं मिली है और अगर शिकायत मिलती है तो उस पर तुरंत कार्रवाई होगी। हालांकि उन्होंने कहा कि उन कलाकारों को भी ध्यान देना होगा जो अपनी टीआरपी बढ़ाने के लिए इस तरह के गाने गाते हैं। उन्होंने कहा है कि कलाकारों को इसका खास ख्याल रखना चाहिए, तभी भोजपुरी फिल्मों और गानों में अश्लीलता और जातीय सूचक गाने बंद होंगे। तो ये बड़ी खबर है इस वक्त की। भोजपुरी फिल्मों में अब जाति के नाम पे गाने बज रहे हैं, जिसको लेकर काफी हंगामा मचा हुआ है। कई सारे भोजपुरी स्टारों ने मांग की है कि इस तरीके से जाति पर जो गाने बनते हैं उस पर बैन करना चाहिए। इस वक्त हमारे साथ कला संस्कृति मंत्री आलोक जी हैं। आलोक सर, ये जो नए परिपाटी की शुरुआत हुई है कि जाति के नाम पे गाने बजते हैं और किसी खास जाति को टारगेट करके जो बनाया जाता है, जो बजाया जाता है, उससे माहौल खराब हो रहा है, तो क्या इस पर रोक लगनी चाहिए? निश्चित रूप से मेरे संज्ञान में ऐसा नहीं आया है, ना ही किसी का पत्र मेरे पास आया, ना इस संदर्भ में मेरे संज्ञान में कुछ आया है। लेकिन जैसा कि आपके द्वारा कहा जा रहा है कि किसी भी गाने में जाति शब्द का प्रयोग हो रहा है, तो हम समझते हैं निश्चित रूप से यह गलत है। जाति शब्द का प्रयोग कहीं भी किसी भी चीज़ में, वैसे भी जाति का प्रयोग जो है सो कहीं भी किसी चीज़ के लिए नुकसानदायक है। हम सब समाज, सब जाति के लोग एक साथ हम लोग रहने वाले लोग हैं, इसलिए कहीं भी यदि जाति शब्द का प्रयोग करके किसी जाति को टारगेट किया जाता है तो ये बिल्कुल गलत है। मेरे संज्ञान में आएगा तो हम इस पर देखेंगे, इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी को इस का ध्यान आकृष्ट करेंगे। क्योंकि आप ही के पार्टी के हैं जो भोजपुरी स्टार हैं पवन सिंह, उन्होंने मुख्यमंत्री को पत्र भी लिखा और इस तरीके से बैन करने की मांग की है, तो आप ही के पार्टी से जुड़े हुए नेता उन्होंने ही मांग किया है। नहीं, ठीक है, हमारे पास ऐसा कोई पत्र नहीं है। माननीय आपने आप ही के आधार पर माननीय मुख्यमंत्री जी को लिखे हैं, तो निश्चित रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी इस पर संज्ञान लेंगे। मेरे पास आएगा तो हम भी इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी को इसकी सूचना देंगे। जो भी गाना से जुड़े लोग हैं उनको भी इस चीज को ध्यान देने की आवश्यकता है कि अपने लोकप्रियता बढ़ाने के लिए, व्यूअर्स को बढ़ाने के लिए इस प्रकार के गाने को गा करके समाज को खराब करने का काम नहीं करें। ये स्वयं भी उनको देखना पड़ेगा। रुकता है तभी समाज में कोई चीज, जबकि दोनों पक्ष उसमें काम करे। एक तरफ सरकार भी यदि अपना पहल करती है, दूसरी तरफ स्वयं समाज को भी आगे आना पड़ेगा। तो हम समझते हैं कि जब दोनों आगे आएंगे तभी कोई चीज को रोकने में आसानी होती है। तो कला संस्कृति मंत्री ने बड़ा बयान दिया है कि सिर्फ कह देने भर से कि भाई अश्लीलता और जाति सूचक गाने न बनाए जाएं और इस पर रोक लगाने की मांग करने के लिए जो कलाकार मांग कर रहे हैं उन्हें भी इस तरह के गाना गाने से परहेज करना चाहिए। कैमरामैन दीपक के साथ आनंद अमृतराज, न्यूज 18 नेटवर्क, पटना। तो भोजपुरी फिल्मों पर अश्लीलता फैलाने के आरोप तो सालों से लगते रहे हैं, लेकिन अश्लीलता से आगे बढ़कर भोजपुरी गाने अब जातिवाद का जहर घोल रहे हैं। गानों के बोल इतने बेहुदा टाइप के हैं कि आप उसे सार्वजनिक जगह पर बोल नहीं सकते। एक जाति की बेटी के संबंध दूसरी जाति के बेटे से बताकर मनोरंजन के नाम पर अश्लीलता परोसी जा रही है और ये गाने ना सिर्फ यूट्यूब पर बल्कि समाज में भी जातिवाद का जहर फैला रहे हैं। एक जाति के कलाकार दूसरी जाति के कलाकारों की जाति का नाम लेकर गाना गा रहे हैं, न सिर्फ एक दूसरे को आहत कर रहे हैं बल्कि जातिवाद का जहर और नफरत फैला रहे हैं। जातिवाद के जहर पर समय रहते अंकुश लगाना जरूरी है, नहीं तो यह जहर पूरे समाज को निगल जाएगा। और इन गानों से बिहार के बाहर देश और दुनिया में बिहार की क्या छवि बन रही है यह कहने की जरूरत नहीं है। ऐसे में यह कहना जरूरी है कि जात पात पर गाना बंद करो। भोजपुरी गानों में फैल रहे जातिवाद के जहर को लेकर भोजपुरी गायक पवन सिंह ने सीएम नीतीश कुमार से इस पर अंकुश लगाने की अपील की है। उन्होंने ट्विटर पर लिखा है कि बिहार की सभ्यता संस्कृति में भोजपुरी का बहुत ही बड़ा महत्व है। अब गीत और संगीत के माध्यम से जिस तरह से जातिवाद का जहर बोया जा रहा है उस पर अंकुश लगना चाहिए, नहीं तो बिहार की प्रतिष्ठा न धार्मिक स्तर पर, न सामाजिक स्तर पर, न ही राजनीतिक स्तर पर बचाई जा सकती है।
भोजपुरी भाषाई कुछ कलाकारों की वजह से बिहार में जातिगत उन्माद ना फैले, इसके लिए आप चूंकि हमारे बिहार की आत्मा की तरह हैं, इसलिए आपसे आदर सहित अनुरोध है कि कैबिनेट के माध्यम से शीघ्र कोई ऐसा कानून बिहार में लाने की कृपा करें जिससे भोजपुरी भाषा की गरिमा और बिहार के अस्तित्व को बचाया जा सके। अब कुछ सवाल भी हैं। सवाल यह है कि जातिवाद के जहर पर कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। भोजपुरी गायक समाज में क्या जहर घोल रहे हैं? सवाल यह है कि जातिवादी गायकों पर कड़ी कार्रवाई क्यों न की जाए? जातिवाद के जहर ने भोजपुरी को बर्बाद कर दिया। क्या भोजपुरी में फूहड़ गाने की सफलता की गारंटी बनती है? भोजपुरी की समृद्ध विरासत को ऐसे गायक बिगाड़ रहे हैं। क्या दर्शकों और श्रोताओं को नहीं करना चाहिए इन गानों का बहिष्कार? भोजपुरी फिल्मों को जाति के रंग में रंगने पर सियासी दलों ने आवाज उठाई है। सभी पार्टियों ने इस तरह के जातीय गानों पर बैन लगाने की मांग की है। समाज में फैल रहा है या फैलाया जा रहा है, चाहे वो राजनीतिक क्षेत्र हो, चाहे वो कला का क्षेत्र हो, चाहे अन्य क्षेत्र हो, ये दुर्भाग्यपूर्ण बात है। इसके फैलाव को रोकने में समाज को आगे बढ़ कर करके समाज को ही एंटीडोट बनना पड़ेगा इस जहर के खिलाफ, तभी इस जहर को खत्म किया जा सकता है। कलाकार का कोई जाति और धर्म नहीं होता। सभी धर्म और जाति के लोग कलाकार के सराहना करते हैं, उनको सुनते हैं, गाते हैं, गुनगुनाते हैं। लेकिन इस बीच देखा जा रहा है कि कुछ कलाकार अपने गीत और संगीत को जाति और धर्म में बांटते हुए प्रस्तुत कर रहे हैं। निश्चित रूप से ऐसे कलाकार पे कार्रवाई होनी चाहिए कि आगे इस पे विराम लगे जल्द से जल्द। भोजपुरी गाना आजकल जाति का नाम लेकर के गाया जा रहा है। इससे समाज में नफरत का भाव उत्पन्न हो रहा है। भोजपुरी फिल्म के एक हीरो ने पत्र लिखा है माननीय मुख्यमंत्री जी को, मैं सहमत हूं। एकदम बंद लग जानी चाहिए। जो समाज में नफरत पैदा करे, ऐसे विवादित जाति आधारित गाना समाज के लिए ठीक नहीं है। और बड़ी खबर मोतिहारी से, जहां कोटवा के पूर्व मुखिया नरेंद्र सिंह के बेटे की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। मामला है नगर थाना क्षेत्र के गायत्री नगर के, जहां हत्या के बाद लोगों ने हंगामा किया है। लोगों ने सड़क पर टायर जलाया और हत्या के विरोध में प्रदर्शन किया है। मौके पर बड़ी संख्या में पुलिस बल की तैनाती कर दी गई है। और राजधानी पटना से इस वक्त की बड़ी खबर, पीएमसीएच में जीएनएम स्टूडेंट आज दूसरी बार प्रदर्शन करने उतरी हैं। हॉस्टल खाली करने के आदेश के बाद जीएनएम स्टूडेंट्स ने हंगामा किया है और सभी छात्राओं ने जीएनएम प्राचार्य का घेराव कर रखा है। हॉस्टल खाली करने के आदेश को वापस लेने की मांग कर रही हैं। दरअसल पीएमसीएच अधीक्षक की माने तो अभी अस्पताल के भवन को पार्ट वाइज तोड़ा जाना और नए भवन तैयार होने, और ऐसे में जीएनएम हॉस्टल भी खाली कर छात्राओं को वैशाली शिफ्ट किया जा रहा है, जिसका सभी विरोध कर रही हैं। और बड़ी खबर है पटना के भेटा से, जहां शराब की तस्करी के खिलाफ उत्पाद विभाग ने बड़ी कार्रवाई की। उत्पाद विभाग ने 50 लाख की शराब को जब्त किया है। ट्रक में सैनिटरी पैड के बीच में छिपाकर शराब को रखी गई थी। पुलिस ने उस ट्रक को भी जब्त किया और साथ ही सोनीपत के ट्रक चालक को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। शराब महाराष्ट्र से लाई जा रही थी। कल भी पटना में करीब 50 लाख की शराब बरामद की गई थी। मद्य निषेध विभाग की टीम ने 500 शराब की पेटियां जब्त की हैं। यूपी नंबर के ट्रक से बिहार शराब को लाया जा रहा था। और मुंगेर से भी खबर है कि पुलिस की टीम को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। पुलिस ने छापेमारी की, महुआ शराब की 2 भट्टियों को ध्वस्त कर दिया है और इसके साथ ही 400 किलोग्राम महुआ नष्ट किया गया है। पुलिस टीम को वहां से अंगूर भी मिले हैं। जांच टीम का कहना है कि महुआ और अंगूर से शराब का निर्माण किया जा रहा था। फिलहाल इस पूरे मामले की जांच जारी है। मुंगेर से बड़ी खबर, और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां पुलिस की टीम को एक बड़ी कामयाबी मिली है और जो महुआ शराब का निर्माण किया जा रहा था, पुलिस ने 2 भट्टियां ध्वस्त की हैं।
बाढ़ में जिला प्रशासन की टीम ने अवैध कब्जे की नीयत से लगाए गए मूर्ति को हटवा दिया है। दरअसल बाढ़ थाना क्षेत्र में उमानाथ मंदिर के पीछे वार्ड संख्या 15 में धार्मिक न्यास बोर्ड पर जमीन पर बाबा चौहर मल की आदमकद प्रतिमा स्थापित की गई, जिसके बाद आज भारी संख्या में पुलिस बल पहुंची और मूर्ति को वहां से हटवाया। मूर्ति को हटाने के लिए बुलडोजर का इस्तेमाल किया गया। मौके पर मौजूद मजिस्ट्रेट ने बताया कि बिना किसी विरोध के मूर्ति को हटाया गया और इसे दूसरी जगह स्थापित किया जाएगा। तो जिला प्रशासन ने मूर्तियां हटवाई हैं और ये अतिक्रमण मुक्त बिहार के दायरे में आता था और जहां जहां भी अतिक्रमण है वहां से उन मूर्तियों को, उन जगहों को, उन झोपड़ियों को खाली कराया जा रहा है ताकि अतिक्रमण मुक्त बिहार बने। और ऐसे में बाबा चौहर मल की जो प्रतिमा लगी थी हटाया गया बुलडोजर के माध्यम से और इस मूर्ति को कहीं और स्थापित किया जाना है। गोपालगंज में जमीन विवाद को लेकर खेत में ही दो पक्ष भिड़ गए। घटना कुचायकोट थाना क्षेत्र के खैरटवा गांव की है, जहां जमीन विवाद को लेकर दो पक्ष आपस में भिड़ गए, मारपीट करने लगे। मारपीट की इस घटना में दोनों पक्ष से 4 लोग जख्मी बताए गए हैं, जिन्हें स्थानीय अस्पताल से सदर अस्पताल में रेफर किया गया। पुलिस के मुताबिक एक पक्ष से शंभू शाह और दूसरे पक्ष से ललन सिंह के बीच जमीन विवाद को लेकर मारपीट हुई। दोनों पक्ष से लिखित शिकायत लेकर पुलिस जांच पड़ताल में जुट गई है। भागलपुर नवगछिया में गोपालपुर से जेडीयू विधायक गोपाल मंडल लगातार सुर्खियों में रहते हैं। विधायक का नवगछिया बाजार की गौशाला में शादी समारोह के दौरान डांस का वीडियो वायरल हो रहा है। जेडीयू नेता हिमांशु भगत की बहन की शादी के मौके पर विधायक गोपाल मंडल ने जमकर डांस किया, वीडियो वायरल है। भागलपुर के गोपालपुर विधानसभा से जेडीयू विधायक जहां डांस कर रहे हैं, वहीं सांसद महोदय कहलगांव में ट्रैफिक जाम हटवा रहे हैं। ये तस्वीरें हम आपको दिखाने जा रहे हैं। सोशल मीडिया पर ये तस्वीरें वायरल हैं, जिसमें सांसद महोदय जाम में फंसे लोगों को रास्ता दिखा रहे हैं। बताया जा रहा है कि सांसद महोदय करीब आधे घंटे तक रोड पर जमे रहे। गाड़ी आगे बढ़वाइए, देखिए ऐसा सांसद बोल रहे हैं, सांसद काम कर रहे, देखिए यही कर सकता है। जिस चीज में जो एक्सपर्ट रहेगा वही नहीं करेगा। देखिए सांसद महोदय ट्रैफिक खुलवा रहे हैं। तो दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और इन दो तस्वीरों में आप देख पाएंगे गोपाल मंडल का डांस भी, लेकिन दूसरी तरफ जो सांसद महोदय हैं वो किस तरीके से ट्रैफिक की समस्या से जब दो चार हुए तो लोगों को इस परेशानी से निकालने के लिए, बचाने के लिए उन्होंने ट्रैफिक पुलिस की तरह वहां पर काम करना शुरू कर दिया, उनका हाथ बटाया और सड़क से जाम हटाते हुए सांसद नजर आए। बिहार की सियासत में प्रशांत किशोर की एंट्री हो चुकी है, लेकिन लाख टके का सवाल है कि क्या प्रशांत किशोर बिहार की सियासत पर अपनी छाप छोड़ पाएंगे। आखिर कितना मुश्किल है पीके के लिए बिहार के जातीय सियासत में अपना पैर जमाना। प्रशांत किशोर राजनीति की प्रयोगशाला माने जाने वाली बिहार के सियासी पिच पर पारी की शुरुआत करने वाले हैं। पीके अपनी कोई पार्टी बनाएंगे या मंच बनाकर बिहार में सियासत करेंगे, इसका खुलासा प्रशांत किशोर जल्द करने वाले हैं। लेकिन उसके पहले कुछ ऐसे सवाल हैं जिसका जवाब भी पीके को खोजना होगा। ऐसे ही 10 सवाल हैं जिसका जवाब प्रशांत किशोर को ढूंढना होगा। सवाल नंबर 1, क्या पीके बिहार के जातीय राजनीति में बटे वोट बैंक में अपनी अलग से कोई पहचान बना पाएंगे? सवाल नंबर 2, पीके के पास अपना कोई जनाधार नहीं है और न ही उनके पास कोई संगठन की ताकत है, ऐसे में कैसे पार्टी खड़ा कर पाएंगे? सवाल नंबर 3, पीके जिस जाति या समुदाय से आते हैं उसका बिहार के वर्तमान सियासत में मुख्यमंत्री जैसे पद पर पहुंचना आसान नहीं है। सवाल नंबर 4, पीके की लड़ाई बिहार में लालू, नीतीश, तेजस्वी, बीजेपी और चिराग जैसे दिग्गजों के साथ साथ कांग्रेस से भी होगी, जिसके सामने फिलहाल पीके कुछ भी नहीं है। सवाल नंबर 5, पीके युवाओं और गैर राजनीतिक लोगों पर ज्यादा निर्भर होने की बात कर रहे हैं और बिहार का दौरा करने की तैयारी में है, लेकिन बिहार के ग्रामीण इलाकों में उनके चेहरे की चर्चा उतनी नहीं है
जिस पर युवा प्रभावित हो। वहीं युवाओं को लुभाने के लिए तेजस्वी रोजगार का दांव खेल चुके हैं। सवाल नंबर 6, प्रशांत किशोर पिछले साल भी बिहार में आकर राजनीति करने की बात कह चुके हैं, लेकिन अचानक से वापस लौट गए। इस बार भी ऐसा नहीं होगा, इस पर विश्वास करना आसान नहीं है। सवाल नंबर 7, पीके चुनावी रणनीतिकार माने जाते हैं। इस बार उनके मन में क्या है, इसकी तस्वीर साफ नहीं हुई है। पीके कहीं कोई हिडन एजेंडे पर काम तो नहीं कर रहे हैं। सवाल नंबर 8, बिहार में पीके को नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के विकल्प के खिलाफ मुखर होकर सामने आना होगा और बीजेपी के खिलाफ भी कोई बड़ा एजेंडा लाना होगा जो जनता को लुभा सके, जो आसान नहीं है। सवाल नंबर 9, पीके कभी न कभी बिहार के तमाम राजनीतिक दलों के साथ काम कर चुके हैं और लगभग तमाम पार्टियां पीके की रणनीति से वाकिफ हैं, इसलिए कोई अलग रणनीति बनाना आसान नहीं होगा। सवाल नंबर 10, पीके को अपने मुहिम से ऐसे लोगों को जोड़ना होगा जिनका बिहार के लोगों पर बड़ा प्रभाव है, लेकिन ऐसे गैर राजनीतिक लोग सियासत में सफल होंगे ये कहना आसान नहीं होगा। पीके की पॉलिटिकल एंट्री पर राजनीति के जानकार भी मानते हैं कि पीके की राह आसान नहीं होगी। कोई जानना चाहेंगे कि आखिर क्या करेंगे प्रशांत किशोर, तो प्रशांत किशोर यहाँ लालू का विकल्प बनने की एक धार देंगे, तीसरा मोर्चा बनाने की कोशिश करेंगे, उसका क्या भविष्य होगा? अभी तक ये बंद कमरे की राजनीति में थे, अब ये जब सार्वजनिक जीवन में आएंगे तो सामाजिक जीवन की राजनीति को ये कितना साथ पाएंगे प्रशांत किशोर जी, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन चुनौतियां इनके सामने है, चाहे वो सामाजिक समीकरण हो, चाहे वो ज्वलंत मुद्दे हों, रोजगार का सवाल हो, चाहे वो सवाल बिहार के बेहतरी का सवाल हो। जाहिर है पीके के पास आईपेक नाम की संस्था है और अनुभवी लोगों की टीम भी है जिसने बिहार में पहले भी काम किया है, लेकिन उन्हें भी पता है कि बिहार में जाति की राजनीति तमाम मुद्दों पर अंतिम समय में हावी हो जाती है और इसका बड़ा उदाहरण है 2015 का विधानसभा चुनाव। जाहिर है पीके को बिहार में कुछ अलग करना होगा, लिहाजा सारी निगाहें प्रशांत किशोर के अगले कदम पर टिकी हुई हैं। पटना से न्यूज 18 के लिए आनंद अमृतराज की रिपोर्ट। कोरोना की चौथी लहर की आशंका को देखते हुए कटिहार रेल जंक्शन पर कोरोना जांच शिविर लगाया गया है। यहां कुछ लोग जांच करवाते हैं तो कुछ बिना जांच कराए ही बाहर निकल जाते हैं। यात्रियों के सहयोग नहीं मिलने से जांच दल को काफी परेशानी हो रही है। कोरोना जांच शिविर पर यात्रियों से और जांच शिविर में तैनात स्वास्थ्य कर्मियों से बात की संवाददाता सुब्रत ने। अलर्ट मोड पर इस बीच आपको ये तस्वीर कटिहार जंक्शन का दिखा रहे हैं। यहाँ कोरोना के जो जांच केंद्र है ये लगभग 24 घंटे चलता है और कई शिफ्ट में लोग काम करते हैं। कुछ यात्री भी है जो जांच कराने हैं। कितना जरूरी है बाहर आने जाने वाले के लिए जांच कितना जरूरी है? पहले तो खुद की पर्सनल सेफ्टी ज़रूरी है, खुद हाथ सैनिटाइज करें, मास्क पहने। जब तक पर्सनल हाइजीन और सेफ्टी नहीं रखेंगे तब तक ये तो सेकेंडरी ऑप्शन है टेस्ट। अगर अपन इसी लिमिट तक नहीं पहुंचेंगे तो नहीं वो तो टेस्ट नेसेसरी नहीं होगा। पर अगर आप ट्रैवल कर रहे हो तो RT-PCR CPRC ज़रूरी हो गया है, बिकॉज इसका ये कम्युनिकेबल डिजीज़ है, इस वजह से इसकी सेफ्टी टेस्ट से ही पता चलती है। कितना जांच हो जाता है हर दिन? कितना जांच हो जाता है डेली? वही 100 से 120 125 तक हो जाता है डेली जांच। कितना घंटा चलता है? 24 घंटे। दिन में 2 शिफ्ट में चलते हैं, सुबह मॉर्निंग और इवनिंग। लोग जांच करवाते हैं, जागरूक हैं? जांच तो नहीं करवाते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं। बहुत ऐसा होता है कि नहीं करवाना चाहते हैं, बहुत जो समझदार होते हैं करवाते हैं। और निश्चित तौर पर ये जो कोरोना का 4th वेव आ रहा है इसमें जांच एक बार फिर से बेहद जरूरी है। इसीलिए कम से कम बाहर से आने जाने वाले को इस जांच को प्राथमिकता देना चाहिए थे ताकि ये 4th वेव के खतरे से बचा जा सके। सुब्रत, न्यूज़ 18 कटिहार। और खबरें लगातार जारी हैं, आप बने रहें हमारे साथ।